नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। दोस्तों, जैसा कि हम लोग BLIS 221 लाइब्रेरी और सूचना समाज अध्याय का ये 8वां वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप 7th वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाई कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी यूट्यूब पे हिंदी मीडियम में कहीं भी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन का वीडियो मेरे ख्याल से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हो रही है लाइब्रेरियन की पढ़ाई करने में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि बिल्कुल हिंदी मीडियम में भी लाइब्रेरी की पढ़ाई होती है। लेकिन हाँ, हिंदी मीडियम में थोड़े मटेरियल कम उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और किसी कारणवश वह हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में इंग्लिश में एग्ज़ाम देना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि अगर किसी की इंग्लिश कमज़ोर है तो जो मेन इंपॉर्टेंट वो चैप्टर के बारे में, कि चैप्टर एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, वो जानकारी नहीं मिल पाती। तो इसी कारण मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ और आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, आप कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचा दें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ भी समस्या आती है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पुस्तकालय एवं सेंसरशिप। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आते भी हैं पुस्तकालय एवं सेंसरशिप के बारे में। तो इस चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेंसरशिप होता क्या है। देखिए, सेंसरशिप शब्द लैटिन भाषा के सेंसर से लिया गया है। सेंसर का अर्थ होता है परखना या फिर मूल्यांकन करना या सुनिश्चित करना। यदि हम दोस्तों इतिहास के पन्ने को अगर देखते हैं तो सेंसरशिप प्रत्येक काल में किसी न किसी रूप में रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सेंसरशिप जो देखते हैं कि ये शुरू से ही इतिहास के समय से ही चलता आ रहा है, भले ही इसका नाम कुछ और रहा हो। क्योंकि देखिए, राजाओं के समय में भी क्या होता था, धर्म का उल्लंघन करना भी एक दंडनीय अपराध होता था। राजनीतिक राजद्रोह का भी, वहाँ पे अगर किसी तरह की राजद्रोह भी होती थी तो भी क्या होता था, वो उसके काफ़ी कड़े सज़ा दिए जाते थे। वह भी सेंसरशिप के अंतर्गत आता था। देखिए, भारत सरकार ने भी फिल्मों के लिए सेंसरशिप बोर्ड बना रखा है। इस बोर्ड से पारित होकर ही कोई फिल्में सिनेमाघर तक आती है। हम लोग जो जो फिल्म देखते हैं वो सबसे पहले सेंसर बोर्ड से वो वेरीफाई होकर आती है। सब हम लोगों को पता है कि वहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंसर बोर्ड के बारे में लिखा हुआ होता है। और हम लोग जनरल नॉलेज में ये करेंट अफेयर में पढ़ाई भी करते हैं कि सेंसर बोर्ड के भी चेयरमैन कौन है। तो सेंसरशिप क्या होता है, क्यों होता है, ये सब तो हम लोग सबको पता ही है, फिर भी हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संस्था धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देती है तो उस पर भी ये कानून के अंतर्गत ही प्रतिबंध लगता है। इसके अतिरिक्त सेंसरशिप कानून युद्ध व कत्ल आदि के दृश्य को बच्चों को दिखाने से भी प्रतिबंध है। देखिए, सेंसर बोर्ड में क्या कानून ये भी है कि आप किसी भी बच्चे को युद्ध के बारे में या कत्ल के बारे में ये दृश्य नहीं दिखा सकते हैं। अदरवाइज ये सेंसर बोर्ड के जो कानून है उसका उल्लंघन होगा। सेंसरशिप देशद्रोह के कार्य जैसे देश के गुप्त सूचनाएं लीक करने या किसी भी प्रकार से सरकार को धोखा देना आदि पर लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल आप जैसे देखते होंगे कि बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया हैं, टिकटॉक हैं, इस पर बहुत सारे लोगों पर क्या हो रही है कि आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह के कुछ देशद्रोह के बारे में वो पोस्ट करते हैं तो उन पर आजकल देखिए एफआईआर की जा रही है। जिसमें अब ये सोशल मीडिया पर देखिए बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है। जो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी हैं वो लोग नज़र रख रहे हैं। तो ये सब भी एक जो सेंसर के कानून आते हैं उसी के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। सेंसरशिप धर्मद्रोह के कार्य जैसे धार्मिक कट्टरता फैलाना, किसी धार्मिक समुदाय अधिकृत सिद्धांतों के विरुद्ध भ्रम फैलाना व परंपरागत आस्था के विरुद्ध भ्रामक प्रचार फैलाना आदि भी लागू होती है। अभी अभी जो ये जनरेशन चल रहा है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में कितने सारे इस तरह के अभी एफआईआर हो रहे हैं कि धार्मिक, आप किसी भी तरह का धार्मिक जितने भी धार्मिक में किसी भी तरह का नेगेटिव
सूचना नहीं फैला सकते हैं, किसी भी तरह की जो गुप्त सूचना होती है वो भी आप फैला नहीं सकते हैं। ये सब साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो साइबर क्राइम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, उसके बारे में डिटेल में। अभी तो हम लोग यहाँ पे सेंसरशिप, पुस्तकालय एवं सेंसरशिप की जानकारी ले रहे हैं। तो ये सेंसरशिप का एक छोटा सा डिफिनेशन था कि सेंसरशिप आखिर होता क्या है, सेंसरशिप वर्ड क्या है। अब जो हम लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पुस्तकालय एवं सेंसरशिप। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, पुस्तकालय सूचना केंद्रों का भी दायित्व बनता है कि पाठकों के लिए उपयुक्त पाठ सामग्री का ही संग्रह करें जो किसी भी प्रकार से सेंसरशिप कानून के अंतर्गत आती हो। अपने पाठकों को पाठक शिक्षा प्रोग्राम सेंसरशिप कानून के बारे में जानकारी दें और पुस्तकालय में इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए आजकल इंटरनेट का भी बहुत सारा दुरुपयोग हो रहा है। जैसा हम लोग सभी को पता है कि ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो भी वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो शायद मेरे ख्याल से वो वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। और जो भी मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा वो डिटेल में करूँगा और स्क्रीन में आपको वर्ड बाय वर्ड दिखाऊँगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी कोई सुविधा नहीं होगी। अगर आप भविष्य में लाइब्रेरियन का किसी भी आप स्टूडेंट को पढ़ाना भी चाहते हैं तो आप अपना नोट्स तैयार रखेंगे तो उससे आप पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र सेंसरशिप कानून के बारे में जनता को जागृत कर सकते हैं। देखिए, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सूत्रों को लागू करने के लिए सेंसरशिप की समस्या सामने आती है। पुस्तकें उपयोग के लिए है, लेकिन पुस्तकों का उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। जी दोस्तों, देखिए सही बात है कि पुस्तक जो होती है वो शिक्षा के लिए होती है, लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन वो शिक्षित नहीं होते हैं। तो पुस्तक का रोल क्या होना चाहिए कि आदमी को एजुकेटेड पर्सन के साथ एक नॉलेजफुल पर्सन भी बनाना होगा। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पढ़ाई तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, उनको बेसिक ज्ञान भी नहीं होती है। डिग्री भले ही उनको मिल जाती है लेकिन नॉलेज नहीं होती है। तो इस तरह का एक बुक जो पब्लिश भी होती है उसमें इस तरह की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि लोगों को उस डिग्री के साथ नॉलेज भी मिले, क्योंकि नॉलेज ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर नॉलेज आपको नहीं है तो मेरे ख्याल से डिग्री किसी काम की नहीं होगी। तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो नॉलेज के लिए पढ़ें। अगर नॉलेज होगी तो मेरे ख्याल से डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, जब कोई पुस्तक प्रकाशित हो जाती है तो पाठक उसकी मांग अवश्य ही करेंगे। जी हाँ, जब भी हम लोग सब दोस्तों पर जानते हैं कि अगर कोई बुक मान लीजिए इन केस लॉन्च होने वाली है तो हम लोगों को काफ़ी दिन से इंतज़ार रहता है कि वो बुक पब्लिश होगी और तब मैं वो पढ़ूंगा। खास करके ये आप देखेंगे पहले के टाइम में, आज से 10-12 साल पहले जब भी कॉमिक्स वगैरह लॉन्च होती थी तो उससे पहले वो सभी लोगों को सूचना दे दी जाती थी कितने तारीख को कॉमिक्स लॉन्च होंगे, जिसमें बच्चे लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे। लेकिन अब क्या है, अब ज़माना चेंज हो चुका है, इंटरनेट का ज़माना आ गई है। यहाँ पे क्या होता है कि अब उस तरह का ऑफलाइन सिस्टम लगभग ख़त्म ही होते जा रहा है। जो भी बुक लॉन्च हो रही है वो हम लोगों तक PDF फॉर्मेट में आ जा रही है या फिर उसे हम लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सरकार सेंसरशिप कानून के द्वारा केवल ऐसी पुस्तकों प्रलेखों को नियंत्रित कर सकते हैं जो सामाजिक खतरे अथवा राजनीतिक अस्थिरता फैलाने से संबंधित ना हो। इसलिए डॉक्टर रंगानाथन का कहना है कि, देखिए डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हम लोग डॉक्टर रंगानाथन के बारे में आपको पार्ट 2 या पार्ट 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी दोस्तों मैं एक डॉक्टर रंगानाथन के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें कमेंट भी मुझे आ रहे हैं कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बस इसके बाद 2 वीडियो के बाद वो तीसरा वीडियो में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी ही अपलोड करूँगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, डॉक्टर रंगानाथन का कहना है कि पुस्तकालय अध्यक्ष यद्यपि सेंसरशिप कानून से माहिर नहीं है फिर भी उनका कर्तव्य है कि ऐसी पुस्तकों का चयन करने से परहेज करना चाहिए जो समाज के विरुद्ध प्रकृति की हो। जी हाँ दोस्तों, आजकल देखिए सेंसरशिप का जो भी कानून है इसके बारे में सभी को जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें ये सावधानी रखना है कि जो भी बुक पब्लिश होती है या फिर जो भी बुक हम लोग यूज करते हैं वो कानून के विरुद्ध ना हो। बस डायरेक्टली अगर हम लोग रंगानाथन सर के जो कहना है यही कह सकते हैं कि जो भी सेंसरशिप के खिलाफ है वैसे बुक यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
प्रकाशकों तथा लेखकों का भी कर्तव्य है कि वे समाज में ऐसी पुस्तकें को लाएं जो जीवन के मूल्य नैतिकताओं को उन्नत करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि देखिए पढ़ाई का क्या महत्व है जब तक कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को नॉलेज को अपना इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हमें ऐसा बुक का चयन करना चाहिए जहाँ पे हमको अच्छी बेस्ट नॉलेज मिले, क्योंकि आजकल देखिए क्या होता है कि लोग एग्ज़ाम में गाइड पढ़ के भी एग्ज़ाम में पास होते हैं। पास तो हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन पास होने के बाद क्या होती है, ना उनके पास नॉलेज होता है, ना वो इंटरव्यू फेस कर पाते हैं, ना किसी के सवाल का जवाब दे सकते हैं, और ना ही वो अपने से जूनियर को पढ़ा सकते हैं। हाँ, उनके पास डिग्री होती है, लेकिन वो डिग्री का यूज मेरे ख्याल से कोई यूज नहीं है दोस्तों। बस हाँ, ये आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, ठीक है, आप BLIS कंप्लीट कर चुके हैं, डिग्री होगी। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ पे आपको DDC का फुल फॉर्म पूछी जाएगी, सूचना समाज क्या होती है, सेंसरशिप क्या होती है, अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आप भले ही आप BLIS कंप्लीट तो कर लेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं करूँगा, नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं लाइब्रेरियन की, अगर आप सीनियर लाइब्रेरियन पोस्ट में जाते हैं MLIS करने के बाद, नेट निकालने के बाद, तो जाहिर सा बात है वहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि लेवल कितना हाई होता है। और लेवल हाई के लिए पहले हम लोगों को बेसिक जानना चाहिए, क्योंकि बेसिक का इंपॉर्टेंस शुरू से हर जगह रहा है, हर सब्जेक्ट में रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिलीवरी ऑफ बुक्स या न्यूज़पेपर। ये जो हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है, ये पुस्तकालय के प्रकार जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। फिर भी मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि आजकल देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो बहुत ओपन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने कॉलेज से आने के बाद उनको पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। वो अच्छा माहौल आप लोगों को लाइब्रेरियन में ही हम सभी को मिलता है। तो अभी आप देख भी सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी लाइब्रेरियन ओपन हो रही है, और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है, और आने वाले टाइम में और भी ये बढ़ेगी। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे हमें जो भी बुक की आवश्यकता होती है वो अवेलेबल वहाँ पे होता है, वहाँ से हम लोग लेके नोट्स बना सकते हैं। जिस तरह की भी बुक हम लोगों को चाहिए, शायद वो बुक हमारे घर में नहीं होती है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर प्रकार की बुक हमारे पास उपलब्ध हो, लेकिन अगर हम किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे बुक अवेलेबल होती है। ठीक है, अब देखिए डिलीवरी ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर, ये सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सरकार 1954 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जो उद्देश्य मैं बता रहा हूँ देखिए पॉइंट में दिया हो गया, तो अभी इसे पॉइंट में ये नोट्स बनाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसा मानना होता है, जो एग्जाम कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर होते हैं, कि अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो उसमें वो क्या करते हैं कि उन्हें एक आपका अच्छा इंप्रेशन बनता है और वो अच्छा मार्क्स देते हैं। और दोस्तों पॉइंट में लिखने से क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक कॉलम में वहाँ पे तैयार किए जाते हैं, जिसमें कॉपी चेक करने वाले सर को भी काफ़ी अच्छा फील होता है। ठीक है, क्योंकि जब अगर आप इन केस आप टीचर बनते हैं तो आप भी फील करेंगे कि आपको साफ़ सुथरा लिखा हुआ कॉपी जांच करना काफ़ी पसंदीदा होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत में पुस्तकालयों का विकास करना, ये पॉइंट 1 है। विविधता को प्रोत्साहन देना, अच्छे पुस्तकें विकसित करने के लिए हम अपेक्षित एवं भारत में प्रकाशित पुस्तक तथा अन्य प्रकाशनों की 4 से अधिक प्रतियां पुस्तकालय में अर्जित न हो, और इन अर्जित प्रतियों में एक भी राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता को तथा अन्य 3 प्रतियां एक मुख्य सार्वजनिक पुस्तकालय को भेजी जाएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट नंबर 3, अच्छे पुस्तकालय विकसित करने के लिए यह अपेक्षित है कि भारत में प्रकाशित पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों की 4 से अधिक प्रतियां पुस्तकालय में अर्जित न हो। मतलब कहने का मतलब कि एक पुस्तकालय में अगर किसी एक बुक हम लोग पढ़ाई करें तो वो बुक 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सन 1956 में इस अधिनियम में संशोधन कर समाचार पत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इस अधिनियम में पुस्तक शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें प्रत्येक खंड और उसके भाग व विभाग किसी भी भाषा में तथा संगीत, नक्शे, चार्ट अथवा रेखा चित्र का अलग से मुद्रित अथवा मुद्रित का वर्ड देखिए दोस्तों, ये हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, और आप लोग को नॉलेज भी होना चाहिए और होगा भी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका मतलब प्रिंट होता है। अथवा शिला मुद्रित प्रत्येक कागज सम्मिलित हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालयों को वैधानिक निक्षेप का अधिकार प्रदान किया जाता है। अब कुछ और पॉइंट मैं आप लोगों को देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, सेकेंड
ये तो हम लोगों को काफ़ी लोगों को दोस्तों ये पता होगा कि जो भी हम लोग का जोन है, जैसे देखिए एसएससी का हम लोगों को पता है कि ईआर जोन का हेड ऑफिस कोलकाता होती है, बस वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है। पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुंबई। दक्षिण क्षेत्र के लिए कोनेम्रा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई। उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली को यह अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। प्रत्येक प्रकाशन को डिलीवरी ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर अधिनियम के अंतर्गत अपने प्रकाशन के 4 प्रतियां 30 दिन के भीतर अपने व्यय पर इन पर उपलिखित पुस्तकालयों को भेजनी चाहिए। जो प्रकाशन ऐसा नहीं करता है उनके लिए अर्थदंड की व्यवस्था है। अब दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, अब इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। जो भी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, ये 3.5 आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू बुक ये पॉइंट दी गई है। आप जो भी नोट्स बनाएंगे उसमें आप अपने तरीके से लिखेंगे। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी ने तो प्रलेखों की भौतिक प्रकृति, जिसे फिजिकल नेचर कहते हैं, को ही बदल डाला है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको पहले से ही ये बता चुका हूँ कि अभी का जो जनरेशन है वो बिल्कुल पहले के जनरेशन से चेंज हो चुका है। वो सब आप लोग खुद फील कर सकते हैं। जब आप छोटे थे तो किस तरह का एक्साइटमेंट होता था बुक्स को, कॉमिक्स को पढ़ने के लिए। लेकिन अभी क्या, ये बिल्कुल अभी के आप जो छोटे बच्चे हैं उनसे आप पूछेंगे तो मेरे ख्याल से वो ऑफलाइन बुक पढ़ना पसंद भी नहीं करते हैं। भले ही उनकी मजबूरी हो कि वो बुक पढ़ेंगे, लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट कहा जाए तो उनका इंटरेस्ट आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया। ऑनलाइन गेम खेलना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, वीडियो देखना, ये सब हो गया। तो ये दिन ब दिन क्या हो रहा है कि ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। देखिए, आज पुस्तकों के स्थान पर सीडी, डीवीडी ये सब आ गए हैं। जी हाँ, अब हम लोग देख सकते हैं कि पहले क्या होता था कि ये सीडी, जितने भी सीडी थे, ये सब का यूज आम लोगों तक नहीं होता था। उस समय बुकें ज़्यादातर यूज होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ये पीडीएफ, सारी बुक की जगह पीडीएफ लेते जा रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी ले रही है। दूसरी तरफ इंटरनेट ने भी सब बदल दिया है। और ये सब बदलाव जो हो रहा है, अगर हम लोग देखें तो ये बदलाव हो कहाँ से रहा है, इसका मेन कारण क्या है? कारण है इंटरनेट। क्योंकि जब से इंटरनेट आई है, बिल्कुल लोगों का ज़िंदगी ही बदल गया है। जो रहने का तरीका होती है सब बदल चुकी है। अभी पहले क्या होता था कि अब पहले क्या होता था कि आपको बुक लेनी पड़ती थी, उसमें आपको पढ़ना पड़ता था एक एक करके। बुक कभी कभी स्टॉक ख़त्म हो जाती थी, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। अभी क्या है कि अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करके आप सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बिल्कुल बदलाव होता ही चला जा रहा है और ये होता ही रहेगा दोस्तों। पाठक कहीं से भी अपनी सामग्री निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। देखिए, अगर किसी भी पाठक को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो आजकल यूट्यूब में करोड़ों अरबों वेबसाइट हैं, करोड़ों चैनल हैं, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, ठीक है। इसमें दूरी व समय की सीमा नहीं होती है। ऐसे में तो किसी आर्टिकल की नकली प्रति बहुत कम समय में कॉपी की जा सकती है और देश विदेश में कुछ ही सेकंड में प्रतियां भेजी जा सकती है। ऐसे में प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम क्या कर सकता है? साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे हैकिंग, वायरस आदि। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि अभी कितना साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। इसमें हम लोग कल जो हम लोग पढ़े थे कॉपीराइट एक्ट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी ले चुके थे। तो अभी मैं वो टॉपिक के बारे में उतना चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो टॉपिक की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल उसे देख सकते हैं, ठीक है। जब इतना कुछ हो रहा था तो इसके लिए कानून नियम भी बदलने पड़ेंगे, जो कि भारत सरकार ने किया है। यूनियन सरकार भारत ने 16 दिसंबर 1999 यानी 1999 को लॉ साइबर लॉ लेजिस्लेशन ई कॉमर्स को कानूनी आधार देने के लिए पेश किया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी बिल 16 दिसंबर 2000 ईस्वी को कुछ परिवर्तन करके दोबारा पेश किया गया था, जिसमें 17 मई 2000 को राज्यसभा के विभिन्न स्वीकृति मिली और भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ज़्यादातर क्षेत्रों में सम्मिलित करता है और सभी को मतलब क्या, पाठकों और पुस्तकालय और जनता को राहत पहुंचाता है।
लेकिन इस अधिनियम में भी कुछ कमियां हैं। जैसे लोग दूसरे देश में कर रहा हो, पता पता नहीं वहाँ का कानून उसे अपराध मानता हो या ना मानता हो। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जैसे देखिए अभी नियम क्या है कि अगर हम कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं उसमें बिना आपका परमिशन का आप उसे पब्लिश अपने नाम से नहीं कर सकते हैं। ये लॉ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि ये जो लॉ है ये दूसरे देश इसे अपराध मानता है कि नहीं मानता है। ठीक है। दूसरा, यह अधिनियम कुछ सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिकता, जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिकता। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एडवांसमेंट, जैसे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है इसके बारे में तो आप लोगों को जानकारी होगी। अभी देखिए आप जो भी अ, प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसमें मैक्सिमम जो ऑनलाइन बनती है उसमें डिजिटल सिग्नेचर का ही यूज़ किया जाता है। तो ये सब डिजिटल सिग्नेचर, ये सब भी एक टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। बायोमेट्रिक्स, ये सब बायोमेट्रिक्स तो आप लोग सबको पता ही है, क्योंकि जब हम भी एग्ज़ाम देने हम लोग जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसमें बायोमेट्रिक्स ली जाती है। तो इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको नॉलेज इसके बारे में नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बारे में एक डिटेल स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ। तो इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी मैं आप लोगों तक बिल्कुल दे दूँगा। लेकिन दोस्तों आप मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करें कमेंट करके। ठीक है। वाटर मार्क, स्मार्ट कार्ड। देखिए वाटर मार्क के बारे में आपको शायद मेरे ख्याल से पता ही होगा, नहीं पता तो मैं इसे छोटा सा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में अपना वाटर मार्क लगाऊँ, तो वाटर मार्क लगाने से क्या होगा, इस वीडियो में मैं जो भी लोगो बनाता हूँ उसे ही वाटर मार्क कहते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, इसमें मुझे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वीडियो मेरा ही है। अगर मैं ये वीडियो को इंटरनेट पे किसी और चैनल में देखता हूँ तो मैं बिल्कुल उसे क्लेम कर सकता हूँ वाटर मार्क होने से। ठीक है। और बैंकों में नेट पर लेन देन को सम्मिलित नहीं करता है। इसको कोर्ट में सिद्ध करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। किसके पासवर्ड आदि चुराया है। ठीक है। सॉरी, किसने पासवर्ड आदि चुराया है। संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी बिल को 23 दिसंबर 2008 को पेश किया गया था, जिसमें 5 फरवरी 2009 को भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों 2009 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इस संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी बिल व समस्त कमियां ठीक से की गई जो सूचना प्रौद्योगिकी बिल 2000 में रह गई थी। सरकार को इस अधिनियम को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देखिएगा इतना सारे कानून बनने के बावजूद भी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, कानून में अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो दोस्तों सरकार को इसमें और भी स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए ताकि कोई भी किसी भी तरह का साइबर अपराध ना हो। देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष का कर्तव्य है कि इन सभी बारीकियों को जाने व पुस्तकालय नियमों का पालन करते हुए इन अधिनियमों का भी पालन करें। दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष, शायद अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। पुस्तकालय अध्यक्ष, देखिए हम लोग लाइब्रेरियन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग का मेन मकसद क्या है, वो मकसद क्या है कि लाइब्रेरियन बनना। तो लाइब्रेरियन को ही हम लोग पुस्तकालय अध्यक्ष ही कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो लाइब्रेरियन अध्यक्ष पुस्तकालय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोगों का मेन मकसद है बनना। ठीक है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोगों को विस्तार से जानकारी लेनी चाहिए। मैं अभी आपको वीडियो में अगर जो भी बता रहा हूँ, अगर कुछ रह गया तो बिल्कुल आप इसे आप इंटरनेट से सर्च करके इसके बारे में डिटेल में जानकारी लें कि क्या क्या कानून प्रावधान, क्या क्या इसके सज़ा हैं, ये सब की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं अभी ये सब डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी मैं सजेस्ट कर दूंगा कि इसे आपको बिल्कुल देखना चाहिए। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सब पर स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंसरशिप के संदर्भ में यहाँ फिर एक कठिनाई आ जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जब सेंसरशिप कानून अमल में आता है तब भ्रामक सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से तुरंत फैलाया जा सकता है। देखिए दोस्तों आजकल क्या होता है कि कोई भी चीज़ आजकल क्या जिसे हम लोग छिपा के नहीं रख सकते हैं।
क्या होता है कि अगर कोई भी सूचना मिलती है किसी को तो क्या होता है वो तुरंत वायरल हो जाती है लोगों तक बहुत आसानी से, व्हाट्सएप में, फेसबुक में या फिर जितने भी सोशल मीडिया हैं सब में बहुत आसानी से पहुंच जा रही है। तो ये भी एक समस्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेंसरशिप कंप्लीट हो गया है। इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है या फिर सारांश है, ये हम कल के वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, पहुंचा दें, क्योंकि दोस्तों अभी मैं मानता हूं कि ये वीडियो शायद आप बहुत बड़ा बन जा रहा है, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं है। आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। बहुत सारे मुझे पता है कि ये वीडियो में कमी आ जा रही है। मैं एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बिल्कुल मैं धीरे धीरे बदलाव कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं बिल्कुल इसे बदलाव कर भी लूँगा और आप लोगों तक बेहतर वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल आपके काम के लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से करना चाहूँगा कि आप उन लोगों की मदद करें जो हिंदी मीडियम से लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मटेरियल उपलब्ध नहीं हो रही, वीडियो उपलब्ध नहीं हो रही है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ये समस्या देख रहा था, तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग के पास ये नॉलेज ही नहीं होती है कि वो इंटरनेट पे इस तरह की वीडियो अवेलेबल हैं या फिर हिंदी मीडियम में डिटेल में एक्सप्लेनेशन उपलब्ध है या नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है कि लोग गाइड ले लेते हैं, गाइड लेने के बाद उसी से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम पास तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम के बाद जो मेन फोकस होता है लाइब्रेरियन बनना, वहाँ पे लोगों को काफ़ी समस्या होती है। आप अभी देखेंगे बहुत सारे लाइब्रेरियन की पढ़ाई कंप्लीट तो कर चुके हैं, लेकिन वो जॉब में नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है। कारण क्या होता है कि डिटेल जानकारी नहीं होना। ठीक है, जैसे अभी देखिए 2 to 7 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीडीसी क्या होती है, कैटलॉग क्या होती है, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको वो वीडियो में कैटलॉगिंग जब हम 2 to 7 स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जैसे ही हम लोग 2 to 7 स्टार्ट करेंगे, मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ दोस्तों कि उसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगी। पूरा बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आप चैनल को लाइक करके, कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।